ट्रेडिंग से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक और वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप बिगनर्स के लेवल पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे आपको लगे कि कोई जानकारी नहीं है और मुझे ट्रेडिंग करना है और या इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं, तो वहां शुरू से लेके ए से जेड तक, ए टू जेड में नॉलेज इसमें आपको बताऊंगा। और आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि अगर आप शुरुआती दौर में करने जा रहे हैं तो आप प्रोसेस बाय प्रोसेस कैसे आप ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी किए मैं टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जब आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लेते हैं तो आपकी सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपके पास कैपिटल है। आपका कैपिटल है, आपने कहीं से यूट्यूब से सुना कि ट्रेडिंग में पैसा बनता है, या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में एक पैसा बनता है, कैपिटल ग्रो होता है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि ठीक है मैं भी करूँ, तो आप पहला प्रोसेस आपके पास क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सबसे पहले चीज़ों की जरूरत है वो आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और डीमेट अकाउंट क्या होता है, चलिए मैं आपकी इसके कंसेप्ट को बताता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप शेयर को खरीद और बिक्री कर सकते हैं, या ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो उसमें पोजीशन को रख सकते हैं। तो जिस भी शेयर को खरीदना और बेचना का जो काम स्टार्ट होता है वो एक ट्रेडिंग अकाउंट में ही हो जाता है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट खुलती कहाँ है, तो इसके कई सारे प्रोसेस होते हैं खोलने के लिए। जैसे कि हर बैंक के पास अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, यानी कि बैंक जो हो गया वो आपको फुल टाइम सर्विस ब्रोकर हो गया। एक ब्रोकर होता है जो बैंक का ब्रोकर होता है, या कोई फुल टाइम ऐसे ब्रोकर हो गया जैसे कि शेर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये सब फुल टाइम ब्रोकर है। दूसरे होते हैं सब ब्रोकर, जैसे कि जीरोधा, अप स्टॉक, एंजल वन, ग्रो, ये सब ब्रोकर है। अब इनको मैं एक एक करके बताऊंगा कि क्या होता है। तो इन सब के पास अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और एक डीमेट अकाउंट। तो अब ये डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या करता है। इसमें आपको शेयर खरीदना और बेचने की जरूरत है। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट को डिपोजिटरी अकाउंट भी कहा जाता है, यानी कि जो भी आप शेयर खरीदे हैं लंबे समय के लिए, यानी कि आपको शेयर खरीदे हैं, जैसे रिलायंस का शेयर खरीदा, अब इसको आपको होल्ड करना है, तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कई तरह के पर कितनी बार ऐसे फ्रॉड हो जाती है कि जो जिस ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हो सकता है आपसे बिना पूछे उस शेयर को बेच या खरीद सके। इसलिए जो आपके पास जो भी डीमेट अकाउंट में, या मतलब जो होल्डिंग का जो शेयर होता है वो ट्रांसफर हो जाता है आपके डीमेट अकाउंट में। अब ये डीमेट अकाउंट आपको नहीं खोलना है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका डीमेट अकाउंट भी खुल जाए। तो डीमेट अकाउंट जो होता है वो गवर्नमेंट की निगरानी में रहता है। हमारे भारत में अभी दो मतलब डीमेट अकाउंट होल्डर हैं जो मतलब भारत सरकार के लिए, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल, ये दो डिपोजिटरी सिस्टम है जो भारत में भी वर्क कर रहे हैं, और ये दोनों का जो स्वामित्व है वो गवर्नमेंट के पास है। यानी कि आप जो भी शेयर खरीदते हैं, अगर होल्डिंग में खरीद रहे हैं, डिलीवरी बेसिस पर खरीद रहे हैं, कि आपको यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि रिलायंस के शेयर आपने खरीदा कि अब मैं रिलायंस की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एक लंबे टाइम तक के लिए, तो वो जो आपका शेयर है वो डिपोजिटरी में जाके जमा हो जाता है, यानी भारत सरकार के अंदर में वो रहता है आपका शेयर। वहां से आप देख सकते हैं कि ग्रो कैसे कर रहा है। तो इसलिए कि वहां से आपको फ्रॉड होने की चांस बच जाती है, और आपका जो मतलब डीमेट वो शेयर है वो सुरक्षित रहता है। तो इसलिए वो डीमेट अकाउंट का एक ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप, मुझे आशा है कि अब आप ये दोनों चीज को समझ गए होंगे कि डीमेट अकाउंट क्यों जरूरत होती है और ट्रेडिंग अकाउंट क्यों जरूरत है। ये दोनों एक दूसरे से लिंक क्यों होता है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग मतलब क्या कि अगर आप इंट्राडे करते हो या पोजिशनल ट्रेड करते हो, जैसे कि स्टॉक्स का या फिर फ्यूचर का, ये सब का अगर आप पोजिशनल कर रहे हो, तो फिर वो जो ट्रेडिंग का जो मतलब होता है ना, वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में ही रहता है, वो डीमेट अकाउंट में नहीं जाता, क्योंकि वो 1 से 2 दिन में एक्सपायर करना होता है या वीकेंड पे खत्म हो जाता है, इसलिए वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है। यानी कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करो, कोई कॉल या पुट बाय कर रहे हो, तो वो फिर आपके डीमेट अकाउंट में नहीं जाएगा, वो ट्रेड जो होगा वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में शो होगा। और आप अगर वहां सेल करेंगे या मतलब बाय करेंगे तो वो वहीं से पैसा आपके जो डीमेट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपका वॉलेट रहता है उसमें जो पैसा रहता है वहीं से कटेगा, फिर वहीं ऐड हो जाएगा, वो डीमेट अकाउंट में नहीं जाता। अब जब आप डीमेट अकाउंट खोलते हो या ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो तो उसके थ्रू आपका ऑटोमेटिक है डीमेट अकाउंट खुल जाता है आपके। इसके लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है, इसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो कौन सा डीमेट अकाउंट बेहतर है, अब इस पे मैं आता हूँ। दोस्तों अलग अलग टाइप के डीमेट अकाउंट होता है, और अपने अपने क्षेत्र में सारे मतलब डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो अच्छे अच्छे ब्रोकर को आप सेलेक्ट करें, चाहे ब्रोकर को सेलेक्ट करें या सब ब्रोकर को, क्योंकि फुल टाइम में मैं आपको बता दूं कि हर बैंक का अपना एक मतलब ब्रोकर ऐप है ब्रोकिंग, जैसे कि एचडीएफसी के साथ है, आईसीआईसी बैंक का है, कोटक का है। और इधर प्राइवेट के रूप में अगर आप अलग से लेना चाहते हो, जैसे कि एसएमसी ग्लोबल हो गया, इसके बाद आपको मोतीलाल ओसवाल हो गया, इसके बाद और सारे कई सारे हैं जो फुल टाइम ब्रोकर है। सब ब्रोकर में आ गया ये आपको जीरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया। अब इन दोनों में मतलब
फ़र्क क्या होता है, जो सब ब्रोकर होता है ना वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको सर्विस दे देते हैं, यानी कि जो कुछ भी आप सर्विस उससे लेते हो वो डिस्काउंटेड प्राइस होता है। जो कि फुल टाइम ब्रोकर हो तो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करता है। हालांकि अब फुल टाइम ब्रोकर भी अपने आप को मतलब कम किया और उससे क्योंकि उसको कंपटीशन मिलने लगा है, तो इसलिए वो भी उस रेस में आ रहा है कि ऐसा ना हो कि वो पिछड़ जाए। क्योंकि अब आप जब सब ब्रोकर के पास मतलब अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ आपको एएमसी चार्ज कम हो जाता है, ट्रेडिंग पे जो आपका चार्ज होता है वो कम हो जाता है, तो ये सब है। अब मैं पर्सनली आपको ये कहना चाहूँगा कि कौन सा अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट यूज करें, तो मैं पर्सनली मतलब जो है जो भी ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट आप कह सकते हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपस्टॉक का, क्योंकि मुझे इसका इंटरफेस बहुत अच्छा लगता है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी ऑप स्टॉक ही यूज़ करता हूँ और मुझे डिलीवरी बेसिस पे ट्रेड करने के लिए भी मैं ऑप स्टॉक ही यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप इसको देखिए, इसके मतलब आप स्टॉक को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और अगर आपको लगे कि ये सही है तो आप यहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हैं, या ट्रेडिंग के क्षेत्र में आना चाहते हो तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हुई आपकी पहली बात कि आप जो है डीमेट अकाउंट खोलिए, ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए। ये कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में आने के लिए ये पहला स्टेप हुआ कि ठीक है ये चीज़ तो मैंने पूरा कर दिया। अब दूसरी स्टेप क्या होता है, तो अब मैं आपको दूसरी स्टेप क्या होगा, आपके पास एक डीमेट अकाउंट हो गया, खोल चुके हैं आप जिसका भी है। अब उसमें ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। अब कैपिटल उसमें कैसे ऐड होगा, तो जाहिर सी बात है जब आपके पास डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोले हैं तो आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होगा, जो कि वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होता है। अब वो बैंक अकाउंट जो है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से भी लिंक हो जाएगा, क्योंकि ये बिना लिंक किए हुए आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो अब आपका जो डीमेट अकाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, और अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो आप चाहे गूगल पे या फोन पे के थ्रू आप अपने डीमेट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा अपलोड कर सकते। अब मैं यहाँ डीमेट अकाउंट अलग मतलब कभी बार बोल देता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बोलता हूँ, तो इसे आप अलग ना समझे, बल्कि ये डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट को एक ही माने कि ये दोनों एक ही अकाउंट होता है। अब आप सेविंग अकाउंट से उसमें पैसा डाल जमा कर सकते हैं। अब आपका जो कैपिटल हो गया वो आपके डीमेट अकाउंट में जमा हो गया है। अब आपको ट्रेडिंग करनी है, अब ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अब आप कौन सा ट्रेडिंग करते हैं वो आपको मतलब पता होना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सीधा शेयर को खरीदना है। अब आपके आधार जो है फंडामेंटल आधार है, या फिर अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए भी आपको मतलब क्या में करना चाहते हैं, ऑप्शन में या फ्यूचर। तो अभी मैं आपको इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, वो सारे बेसिक्स को मैं क्लियर करूंगा। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि अगर आपको मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे। अगर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका होराइजन पता होना चाहिए कि मुझे कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको स्टॉक में कोई होता है कि इंट्राडे करते हैं, कोई पोजिशनल ट्रेड करते हैं, यानी कि 1 से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रखते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड दोनों वही होता है, एक टाइम टेकिंग होता है जो 2 से 1 सप्ताह के बीच में या 15 दिन, 20 दिन के लिए होता है, ये स्विंग ट्रेडिंग। एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, यानी कि आज मैं मतलब जो शेयर खरीदा हूँ उसे मुझे बेचने की जरूरत नहीं है, या तो मुझे लंबे टाइम 4 साल, 5 साल, 10 साल रखना है, या फिर मतलब आगे फॉर एवर के लिए रखना है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सबकी अपनी रूल होते हैं। एक होता है इंट्राडे, यानी कि कोई शेयर आज ने आपने जो खरीदा उसे आप आज ही बेच डालोगे, ये हो गया इंट्राडे। क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट जो ओपन होती है 9:15 से स्टार्ट होती है और 3:30 तक खत्म हो जाती है। तो इंट्राडे जो है आपको इसी बीच में सौदा लेना होगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको कट मारना होगा। अगर आप कट नहीं मारोगे तो एक्सचेंज जो है, जो भी एक्सचेंज पे आपका अकाउंट हो, वो आपके बिहाफ पे वो आपके पोजीशन को, सौदा को कट कर देगा। अगर आप घाटे में होंगे तो भी कट कर देगा, आप प्रॉफिट में होंगे तो भी कट। तो आपको उससे पहले इसके लिए वो आपसे चार्ज भी कर लेगा। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो उससे पहले ही आपको इस ट्रेड को खत्म करना होगा। तो अब ये तो आप समझ गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग क्या होता है। तो अब मैं आपको इंट्राडे भी समझ गए कि इंट्राडे, क्योंकि इंट्राडे भी एक होता है दूसरों मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग, जो आजकल मतलब ये सब लोग कर रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आजकल खासकर मैं आपसे यह भी बात जो करने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स की जानकारी आपको दूंगा, कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं तो आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या आपका मतलब कंसेप्ट सही है, फंडामेंटल सही है, उसके एक बेसिक चीज। क्योंकि आप ट्रेडिंग तो करने आ रहे हैं, आपको पता है कि मुझे ट्रेडिंग करना है, आपने यूट्यूबर का किसी का वीडियो देखा है, समझा है, अब आपको लग रहा है कि उसका प्रॉफिट हो रहा है तो मैं भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसका कुछ बेसिक्स जानकारी है जो कि आपको नहीं पता है तो आप इसमें लॉस करें। अगर ये चीज आपको पता है ना तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपका 50% काम हो जा रहा है। उसका जो बचा हुआ 50% है वो आपका टेक्निकल एनालिसिस
और आपका माइंडसेट ही क्लियर करेगा। लेकिन ये 50% क्या है, तो इसी के बारे में आज मैं बात करूंगा कि ये 50% जो आप मतलब जानना चाहते हो वो कैसे, क्योंकि ये बेसिक चीज है जो स्टार्टिंग करने के लिए हर ट्रेडर की जानकारी होनी ही चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को पूरा तक समझ जाएंगे तो इस ये सारे बेसिक चीज आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसमें एक एक कंसेप्ट के बारे में आपसे बात करूंगा, और हो सके आप एक बार में ना समझे तो इसे 2 बार 3 बार करके देखें, और अपनी मतलब जो आधारभूत का नॉलेज है, बेसिक्स नॉलेज है, उसको आप मजबूत करें। क्योंकि जब आप किसी वीडियो को मल्टीपल बार देख लेते हैं ना, तो वो आपको मतलब जहन में बस जाता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि किसी चीज को सीखने के लिए आपको 3 प्रोसेस करना चाहिए। एक बार तो थॉरली आप उस चीज को देख लो, समझ लो या पढ़ लो, फिर दूसरी बार उसे रुक के समझ के पढ़ो, फिर तीसरी बार में एक बार और उसे आप पढ़ो, फिर वो आपके कंसेप्ट में। और ये चीज ऐसा है कि जब आप इसे 2 से 3 बार देखेंगे और फिर उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो इसीलिए अब चलिए मैं आपको बात करता हूँ कि एज अ ऑप्शन ट्रेडर आपको क्या सब करना चाहिए। आपको ये पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 कंसेप्ट होते हैं, 2 लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो ऑप्शन बायर होते हैं, एक ऑप्शन सेलर होते हैं। अब ये ऑप्शन बायर कौन होते हैं और ऑप्शन सेलर कौन होते हैं, तो आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग होता है, यानी कि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जो सौदा है जो मुझे लेना है। जैसे कि मान लो आज उदाहरण दूंगा आपको, खासकर बैंक निफ्टी में, यानी कि बैंक निफ्टी में मैंने ऑप्शन बायर है कि कोई भी उसका कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बैंक निफ्टी का जो 25 का लॉट साइज होता है, एक लॉट साइज भी होता है जो इसके बारे में बताऊंगा कि लॉट साइज क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप जो है वो ऑप्शन बाय कर रहे हैं, यानी कि बाय कर रहे हैं कि अब आपको जो भी है वो खरीदे हैं, आप उसके अनुरूप आप कर। एक होता है ऑप्शन सेलर, यानी कि जो दूसरे लोग होते हैं वो ऑप्शन सेल करते हैं। ये 2 लोगों के बीच का गेम है, एक बायर और एक सेलर, यानी कि आप जो चीज खरीद रहे हैं वो कोई ना कोई बेच रहा है। तो जब बेचना और खरीदना दोनों का क्रिया होता है तो ही जाके ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। यानी कि आप जो चीज खरीद रहे हैं कोई आपसे बेच रहा है, आप जो चीज बेच रहे हैं तो कोई दूसरा खरीद रहा है। तो अब ये दोनों में क्या होता है, अब मैं लॉट साइज के बारे में बात करूँ कि ये बैंक निफ्टी क्या होता है। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जो भारत के कुछ बैंकों, मतलब सारे लगभग लगभग कह सकते हैं सारे बैंकों का एक इंडेक्स बना दिया गया है और उसको बैंक निफ्टी में डाल दिया गया। यानी कि बैंक जो अलग अलग बैंक है, जैसे कि HDFC, ICICI, SBI, ये सब बैंक को बना के एक इंडेक्स बना दिया गया है। और इसके मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो वो बैंक निफ्टी जिधर मूव करेगा उधर आपका मतलब प्राइस भी बढ़े, क्योंकि आप सारे बैंक का शेयर एक साथ तो खरीद सकते हैं। तो उसका एक लॉट साइज बना दिया है कि अगर आप अभी बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 15 का लॉट साइज है, निफ्टी का 25 कर दिया। क्योंकि अगर आप एक लॉट खरीदते तो उसमें सारे बैंक का कुछ आपका हिस्सा हो जाता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपके यहाँ पे फुल पैसा आपको नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी का एक प्रीमियम है, जैसे कि अभी जो बैंक निफ्टी चल रहा है 53,000, मान लीजिए 53,000 चल रहा है, तो आपने कहा कि मुझे 53,000 का कॉल लेना है। तो अब ये 53,000 का, अब इससे आगे ऊपर जो भी जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस होती है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में। अब बायर और सेलर इसमें प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, तो अब ये मतलब आपको एक पोजीशन लेना होता है कि मैं बाय कर रहा हूं और कोई सेल कर रहा है। तो सेल करने के लिए आपके पास जो कैपिटल की जरूरत होती है वो ज्यादा मार्जिन की जरूरत होती है। बाइंग करने के लिए आपको ज्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं होती है। बाइंग मान लीजिए अगर कोई 15 का लॉट है, अगर आपने 200 का प्रीमियम लिया तो आप सोच सकते हैं 3,000 में आपके पास वो हो गया। लेकिन वही अगर 15 क्वांटिटी पे अगर आपको सेल करना है ना, तो दोस्तों 1 लाख से ऊपर की जरूरत पड़ेगी। उसमें अलग अलग चीज है, कोई हो सकता है मतलब वो हेजिंग करके कर रहे तो वहाँ सस्ता भी पड़ सकता है। देखिए ये दोनों अलग अलग है। तो बाइंग में क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम हाइक होता है, यानी कि मान लीजिए आपने 200 रुपया का कमाया, खरीदा है बैंक निफ्टी का प्रीमियम, अगर ये 200 से 250 चला गया, 300 चला गया, 400 चला गया, तो ये आपका ये प्रॉफिट होगा। क्योंकि 200 से अगर ऊपर बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन सेलर जहाँ क्या होता है उसको डीके करना होता है, यानी कि अगर वो 200 में बेचा है ना, तो वो जितना नीचे जाएगा उसको वो प्रॉफिट होगा। अगर 200 में उसने बेचा है, अगर वो 220 चला गया तो उसमें 20 रुपए का लॉस हो गया। अगर वो 190 180 आ गया तब उसे फायदा होता है। अब ये दोनों का रेशियो है, एक बायर और एक सेलर। अगर ये दोनों मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें जो विनिंग चांस होता है वो ऑप्शन सेलर के पास होता है। ऑप्शन सेलर के पास विनिंग चांस क्यों होता है, क्योंकि उसके पास जो है टाइम डीके का फायदा होता है। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक टाइम के बाद जैसे जैसे टाइम एक्सपायरी के नजदीक आ जाता है उसका वैल्यू कम होता जाता है। तो उसके साथ तो मतलब जो है कि ट्रेंड है। अगर मान लीजिए उसने ट्रेंड लिया कि मुझे यहाँ से बैंक निफ्टी को कॉल को बेच दिया, यानी कि अगर कॉल को बेच दिया तो मार्केट गिर रहा है तो उसका फायदा हो रहा है। अगर वहां भी स्टेबल है तो भी मार्केट को मतलब उससे फायदा हो रहा है। लेकिन अगर कोई बायर है जो कॉल बाय किया है तो उसके मूवमेंट चाहिए।
अगर मार्केट जो ट्रेंड मतलब वो बाई किया है, यानी कि मतलब अगर 53,000 का उसने कॉल बाई किया है और मार्केट 53,000 से ऊपर अगर नहीं जाएगा तो उसे लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम जो होगा तो ही बायर प्रॉफिट में होगा और सेलर मतलब लॉस में होगा। अब ये दोनों का मैं ये बताता हूँ कि ये दोनों होता क्या है, तो इसमें प्रॉफिट क्या होता है, कि बायर को क्या रिस्क होता है और ये सेलर को क्या रिस्क होता है। तो उस बायर का जो रिस्क होता है ना, वो लिमिटेड रिस्क होता है, और सेलर का जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड रिस्क होता है। वो यानी कि कितना भी वो लॉस कर सकता है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों होता है, कि कारण क्या है कि बायर जो है वो कोई कॉल या पुट मतलब पी या सी, अगर वो बाय, अब आप सोचोगे कि ये सी और पी क्या होता है, तो दोस्तों सी होता है कि कॉल का मतलब, यानी कि सी जो है कॉल खरीद रहे हैं, यानी कि आप बैंक निफ्टी का अगर कॉल खरीद रहे हैं तो ऊपर जाने के लिए, और पुट खरीद रहे हैं तो उसको पी से इंडिकेट किया जाता है कि नीचे जाना है। तो ये कॉल और पुट होता है। अगर कोई सी मतलब सेलर को अगर नीचे लाना है मार्केट, तो वो क्या करेगा, कॉल को बेचेगा। अगर बायर को नीचे लाना है तो वो पुट को खरीदेगा। तो ये चीज कंसेप्ट आप याद रखना कि अगर आपको मार्केट को नीचे की ओर प्रिडिक्ट करना है, यानी आपको लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वो 53,000 पे है, अब ये अभी मुझे ऐसा मतलब ट्रेंड दिखा है, टेक्निकल दिखा है कि अब जो बैंक निफ्टी है वो 53,000 को सस्टेन नहीं कर सकता, इससे नीचे आएगा, तो फिर आपको पुट लेना होगा और आपके फेवर में मार्केट गया तो आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। अगर लगे नहीं आपको 53,000 से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कॉल लेना होगा, और आपके फेवर में मार्केट गया, कॉल की तरफ मार्केट भागा, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। और इसके विपरीत हो जाता है ऑप्शन सेलर के बीच में। तो अब ये दोनों का बीच का गेम है। तो अब इसमें बायर क्यों ज़्यादा लॉस करता है और सेलर क्यों ज़्यादा प्रॉफिट करता है। तो अब ये हो गया कि अब ये मतलब रिस्क के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो बाइंग में जैसे मान लीजिए कि आपने मतलब किसी मतलब इंडेक्स का प्रीमियम को आपने खरीदा है, मान लीजिए बैंक निफ्टी के कॉल को खरीदा है, आपने 200 रुपये का खरीदा है। तो अब यहाँ आपका रिस्क तो 200 ही है ना। अगर मान लीजिए आपने 200 रुपये में कोई प्रीमियम खरीदा है तो उसका प्रोबेबिलिटी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, यानी कि 200 से वो जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको माइनस में जाने लगेगा, 200 से जीरो होगा वो, इसके बाद वो आपको लॉस हो, तो आपका यहाँ लॉस सिर्फ 200 रुपया है। और प्रॉफिट की चांस क्या है कि हो सकता है 200 से 700 चला जाए, 800 चला जाए, 1000 चला जाए, 2000 चला जाए, तो ये सारा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। इसके विपरीत ऑप्शन सेलर के पास क्या होता है, उसका रिस्क मतलब लिमिटेड तो कहा जाता है, लेकिन रिस्क लिमिटेड नहीं होता, उसका प्रॉफिट लिमिटेड होता है और रिस्क उसको अनलिमिटेड हो जाता है। यानी कि उसने अगर 200 में प्रीमियम को सेल किया है तो उसको फायदा हो सकता है, अगर जीरो तक गया तो उसको 200 रुपया ही फायदा होगा, लेकिन अगर 200 का 500 पहुंच गया तो उसे 300 रुपया का लॉस हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि ऑप्शन सेलर के पास रिस्क अनलिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट लिमिटेड है, लेकिन फिर भी ऑप्शन सेलर ही जीतता है, क्योंकि उसको एक साथ और जो सबसे बड़ा चीज उसके फेवर में होता है वो टाइम होता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लीजिए आपने अगर भी, आप जानते हैं कि इंडेक्स में अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट, दो तरह के खासकर मेन कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहे हैं, वीकली और मंथली। यानी कि कोई भी अगर आपने प्रीमियम को खरीदा है या तो वो वीकली एक्सपायर कर जाएगा और या मंथली एक्सपायर कर देगा। तो अगर बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी करे तो हर एक वेडनेसडे को होती है, और ये मंथली करे तो वो लास्ट के मंथली में अगर वेडनेसडे आए तो उस टाइम पे होती है, तो ये एक्सपायर कर देती है। एक सप्ताह का ये चक्र चलता है जिसमें मतलब अगर एक प्रीमियम वहां से अगर आगे किया और मूवमेंट नहीं किया तो वहीं पे जाके फिर एक्सपायर हो जाता है। और आप देखते हैं कि बृहस्पतिवार को इसलिए लोग हीरो जीरो कहते मतलब ट्रेड दिया करता है। हीरो जीरो ट्रेड क्यों दिया करता है, क्योंकि उस दिन जो प्रीमियम होता है ना वो काफी सस्ता हो जाता है, क्योंकि उसे शाम तक में 3 बजे तक में तो उसको एक्सपायर करना है, तो इसलिए वो जो प्रीमियम होता है वो सस्ता होता है। और ऑप्शन सेलर का जो प्रीमियम होता है वो मतलब उसका मतलब भी सस्ता होता है, लेकिन अक्सर वही जीतता है क्योंकि उसके साथ टाइम मतलब वैल्यू रहता है, इसीलिए वो जीत पाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे ऑप्शन करनी है, आपके पास सिलेक्शन भी हो गया कि अब मुझे क्या करना है। तो आपको ये प्रायोरिटी है कि आपको बाइंग करनी है या सेलर करनी है। तो अब ये दोनों, क्योंकि आपको बाइंग करने के लिए आपको पता है कि 3,000 4,000 में भी आप एक लॉट बाई कर सकते हो, लेकिन सेल करने के लिए आपको कम मिनिमम 1 लाख रुपया चाहिए। तो आप जिस भी क्षेत्र में हो वहां से जाके आप सोचोगे कि मुझे ये सेक्टर में काम करना है, मुझे बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तो अब ये कंसेप्ट हो गया। अब आ गया टेक्निकल में कि ठीक है, अब आप जो आप कर रहे हो तो आपको कुछ कंसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। वो खास कंसेप्ट क्या हो जाता है कि मान लीजिए आपने इसमें एक टर्म होता है ऑप्शन के मतलब जो भी आप प्रीमियम ले रहे हो, तो एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। एटीएम हो गया एट द मनी, आईटीएम हो गया इन द मनी, और ओटीएम हो गया आउट ऑफ द मनी। अगर मान लीजिए प्रीमियम क्या है कि अगर बैंक निफ्टी का 53,200 चल रहा है अभी, मतलब उसका मतलब इंडेक्स चल रहा है 53,200 पे, यानी कि इस टाइम पे, तो 53,200 का जो प्रीमियम हो गया ना वो एटीएम हो गया, यानी एट द मनी। और 53,000
5300 या 53,350 या 53,400 हो गया, ये हो गया ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी, यानी कि उससे ऊपर है। अगर आपने कॉल ले लिया, कॉल का प्रीमियम ले लिया कि 53,300 और मार्केट चल रहा है 53,200, तो 53,300 का जो प्रीमियम हो गया ना, वो आउट ऑफ द मनी हो गया। उसका प्रीमियम थोड़ा सा मतलब बढ़ेगा, तो अगर मूवमेंट किया तो बढ़ेगा, नहीं तो वो टाइम के साथ डीके हो जाएगा। और फिर 53,100 का जो प्रीमियम हो गया वो आईटीएम हो गया, इन द मनी हो गया, और उससे नीचे जितना गया वो आईटीएम डीप इन द मनी हो गया। तो यही एक चीज, तीन चीज का कंसेप्ट होता है, जो ओटीएम, एटीएम और आईटीएम। तो अब आप समझ गए हो कि ओटीएम हो गया आउट ऑफ द मनी, यानी कि प्रीमियम से ऊपर, यानी कि जो इंडेक्स का प्राइस चल रहा है 53,300 और 53,200 चल रहा है, तो 53,300 क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी, यानी कि आपने जो प्राइस किया उसके आउट से वो है, ज्यादा प्राइस पे चल रहा है। और इन द मनी हो गया, यानी कि उससे नीचे है, यानी कि 53,100 का, तो इसका प्राइस जो होगा वो महंगा मिलेगा। यानी कि अगर 53,200 का जब प्रीमियम 200 रुपया है, तो 53,100 का जो प्रीमियम का प्राइस होगा वो हो सकता है 300 रुपया होगा, और 53,300 का जो प्रीमियम का प्राइस होगा वो 150 रुपया होगा। तो इस दोनों में, क्योंकि डीप इन द मनी थी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट थोड़ा सा भी फेवर देगा, तो जो डीप इन द मनी या इन द मनी होते हैं वो आपके साथ काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी होगा, लेकिन वो थोड़ा सा मार्केट उसके ऊपर गया तो ये प्राइस भाग गया। लेकिन अगर आपने आउट ऑफ द मनी ले लिया है, तो वहां पे फिर टाइम डीके आपके साथ मतलब खेल कर सकता है। हो सकता है वो प्रीमियम आगे ना बढ़े और आपका प्रीमियम वहीं के वहीं, अगर मान लीजिए आपने 53,600 का प्रीमियम ले लिया 50 रुपए के हिसाब से, और आपको लग रहा है कि यार चलो हीरो जीरो मैंने ट्रेड लिया है, अब ये ट्रेड यहाँ से आगे बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, और मार्केट 53,300 पे है तो भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन 53,500 550 तक गया, तो वो 50 रुपया का जो प्रीमियम है वो 60 रुपया 70 रुपया तो हुआ, लेकिन वहां पे थोड़ा देर भी रुका तो प्रीमियम क्या हुआ, नीचे गिर गया। और मार्केट जब क्लोज हुआ, यानी कि एक्सपायरी के दिन, और 53,600 का आपने लिया और 53,598 भी वहां पे जाके मार्केट क्लोज हो गया, तो भी वो प्रीमियम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। इसके विपरीत ऑप्शन सेलर, अगर वो ओटीएम में काम करता है तो वो उसको फायदा मिल जाएगा। उसको क्यों फायदा मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं उसको टाइम डीके का फायदा मिलता है। अब अगर मार्केट को उसने क्या किया, 53,600 का जो कॉल है उसको अगर बेच दिया, तो अब उसको नुकसान होगा जब 53,600 से ऊपर चला जाएगा, तब जाके उसको लॉस होगा। लेकिन अगर उस समय तक 53,600 उसने टच नहीं किया, तो अगर वो 50 रुपये में प्रीमियम को सेल किया है तो अब उससे 50 रुपये का फायदा होगा। यही बायर और सेलर के बीच का जो फायदा होता है, जो मेन कंसेप्ट होता है, ये इन्हीं तीनों के आधार पे होता है, जिसको अगर आप अपने दिमाग में रख ले और सही से करें तो आप इस क्षेत्र में मतलब कर सकते थे। ये कुछ मूलभूत जानकारी होती है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। ये बेसिक्स है, इसके बारे में कई तरह का आपको स्टडी लेनी पड़ेगी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, और इसके बाद चार्ट वूट सब होते हैं वो सब आपको देखनी पड़ेगी। ये कुछ बेसिक नॉलेज होता है जिसकी जानकारी आपको लेके आप अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं।